गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सत्येंद्र कुमार विजन क्लासेज इटमा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का तीसरा वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के लिए CO2 का होना अति आवश्यक है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने पढ़े कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होने के लिए क्लोरोफिल का होना बहुत जरूरी था। ठीक उसी प्रकार से आज हम पढ़ेंगे कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के लिए CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का होना अति आवश्यक है। तो इसको हम एक प्रयोग के माध्यम से चलेंगे। एक प्रयोग लेते हैं। प्रयोग में क्या है कि हम गमले में लगे एक पौधे को लेते हैं। कोई एक पौधा है जो गमला में लगा हुआ है, उसको हम लेते हैं, जिसे हम क्या करते हैं कि एक अंधेरे कमरे में 1 या 2 दिन तक रखते हैं। ऐसे भी अगर सूरज की प्रकाश नहीं मिलता है तो पौधे खत्म हो जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा कि गमले में जो पौधे लिए वो पौधे को अंधेरे कमरे में 1 या 2 दिन रखते हैं। फिर उसके बाद क्या किए कि एक चौड़े मुंह वाले बोतल को लेते हैं, जिसमें कास्टिक पोटास यानी KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सांद्र रखते हैं। सांद्र का मतलब हो गया कि विलयन, यानी कि थोड़ा सा उसमें नमी की मात्रा हो। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सांद्र विलयन लेते हैं, यानी कास्टिक पोटास उस बोतल में लेते हैं। कास्टिक पोटास करता क्या है कि ये CO2 को ग्रहण कर लेता है, ये CO2 को अपना लेता है, यानी उससे अभिक्रिया कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। इसका काम वही है KOH का। तो ये क्या करता है कि कास्टिक पोटास को लेते हैं, KOH को लेते हैं सांद्र को, जो उसके बाद क्या करते हैं कि गमले में लगे पौधे को सूरज के प्रकाश में लाते हैं। यानी कि जब 2 दिन अंधेरे कमरे में रखने के बाद उसको फिर पुनः हम बाहर निकालते हैं और सूरज के प्रकाश में रखते हैं। और उस पौधे की पत्ती को क्या करते हैं कि बोतल के मुंह में इस प्रकार रखते हैं कि पौधे की पत्ती जो, जैसे कि ये पौधे की पत्ती है, ये पूरा हाथ मान लेते हैं पौधे की पत्ती है, तो आधा क्या करते हैं कि बोतल के मुंह में बंद कर देते हैं और आधा ये बाहर ही रहने देते हैं। ताकि कह रहा है, देखो यहाँ पे कि उस पौधे की पत्ती को बोतल के मुंह में इस प्रकार डालते हैं कि पत्ती का आधा भाग बोतल के बाहर रहे। तो यानी कि बोतल को में ऐसा पत्ती को डालते हैं, मुंह में ऐसा बना देते हैं ताकि बोतल ऐसे बना हुआ तो ये आधा भाग क्या करे, पत्ती को ढके हुए रखे, तो आधा भाग बाहर रहे। तो ठीक है, करीब 4 घंटे तक प्रकाश में रहने देते हैं। यानी कि सूरज की प्रकाश में वो उसी प्रकार से बंधे हुए पत्ती का आधा भाग बोतल से बंधे हुए वो उसको 4 घंटे करीब सूरज के प्रकाश में रखते हैं। फिर इसके बाद पत्ती को तोड़ लेते हैं और उसको गर्म अल्कोहल में उसे हम तब तक उबालते रहते हैं जब तक कि वह रंगहीन ना हो जाए। यानी कहने का मतलब है कि पत्ती को 4 घंटे तक प्रकाश में रखने के बाद, सूरज के प्रकाश में रखने के बाद उसको तोड़ लेते हैं और उसको गर्म अल्कोहल में डालते हैं और उबालते हैं, और तब तक उबालते हैं जब तक कि पत्ती का रंग गिर ना जाए, यानी पत्ती का रंग हट जाए। फिर उसके बाद हम पत्ती को क्या करते हैं कि ठंडे पानी से धो लेते हैं और धो करके उसको आयोडीन के घोल में डालते हैं। यानी पत्ती को ठंडे पानी से धोएं और धोने के बाद उसको आयोडीन के घोल में डालेंगे। तो डालने से क्या होता है कि हम पाते हैं कि पत्ती का जो भाग बोतल के बाहर था, यानी कि आयोडीन के घोल में जैसे ही हम उस पत्ती को डालते हैं तो क्या होता है कि आयोडीन के घोल में जब डालते हैं तो पत्ती का वह भाग जो बोतल के बाहर था, पत्ती का वह भाग जो बोतल के बाहर था वो गाढ़े नीले रंग का हो जाता है, और बाकी जो पत्ती बोतल के अंदर था वो क्या होता है कि हल्के पीले रंग का हो जाता है। देखो यहाँ पे लिखा कि हम पाते हैं कि पत्ती का जो भाग बोतल के बाहर था वह क्या हुआ, गाढ़े नीले रंग का हो गया, जबकि बोतल के अंदर वाला भाग हल्के पीले रंग का हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ? तो क्योंकि क्या हुआ कि जो बाहर था उसको CO2 मिल रहा था,
जो बोतल के भाग यानी पत्ती का वह भाग जो बोतल के बाहर था उसको वायुमंडल से CO2 मिल रहा था और मतलब सूर्य की प्रकाश ये सब मिल रहा था, जिसके कारण वो क्या हुआ कि उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई। लेकिन जो बोतल के अंदर जो भाग पत्ती का वह भाग जो बोतल के अंदर था वो क्या हुआ कि कास्टिक यानी उसको जो CO2 मिलना चाहिए था वो CO2 पत्तियां से क्या किया कि कास्टिक सोडा जो था वो ग्रहण कर लिया, जिसके कारण क्या हुआ कि वो वहां CO2 खत्म हो गया। तो वही इस कारण से वो क्या हुआ कि वो हल्के पीले रंग का हो गया। इस प्रकार गाढ़ा नीला रंग प्रकाश संश्लेषण होने का सूचक है, जबकि हल्के पीले रंग जो है वो प्रकाश संश्लेषण नहीं होने का सूचक है। अर्थात यानी कह सकते हैं कि जो गाढ़े नीले रंग का हुआ वो प्रकाश संश्लेषण की उसमें प्रक्रिया हुई थी, लेकिन जो हल्के पीले रंग का हो गया उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुआ था? तो क्योंकि पत्ती का जो भाग बोतल के अंदर था, पत्ती का जो भाग बोतल के अंदर था वहां CO2 क्या हुआ, CO2 का ग्रहण कौन कर लिया? कास्टिक पोटाश कर लिया। यानी कि CO2 का ग्रहण यहाँ पे कास्टिक पोटाश कर लिया, जिस कारण से क्या हुआ कि जिसके कारण से CO2 पत्तियों में नहीं पहुंच पाया और नहीं पहुंच पाया, जिसके कारण पत्ती का वह भाग प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पत्तियों के लिए यानी पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होने के लिए CO2 का होना अति आवश्यक है। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, इसी प्रकार से हल्के पीले रंग का हो जाएगा। हम उसको टेस्ट करेंगे तो आयोडीन के घोल में डाल करके। तो हम समझते हैं कि आप लोगों को इस प्रयोग के माध्यम से समझ गए होंगे। अगर किसी को डिफिकल्ट हो तो ये अच्छे ढंग से स्क्रीनशॉट करके इसको अध्ययन करें, बढ़िया से पढ़े, तो एकदम सरल भाषा में लिखी हुई है। अब दूसरा आते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि, यानी कि पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो उसका क्रियाविधि यानी वो कैसे मतलब कि प्रकाश संश्लेषण करता है। तो देखो, पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया होती है, यानी बहुत कठिन प्रक्रिया होता है, जिसमें पौधा क्या करता है कि क्लोरोफिल की मदद से सौर ऊर्जा को ग्रहण कर तथा बाद में उसे रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। अर्थात यानी कहने का मतलब है कि पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो बहुत जटिल होता है। वो क्या करता है कि वो क्लोरोफिल के पौधों में की पत्तियां में क्लोरोफिल होता है, जिसके मदद से वो सूरज की प्रकाश को ग्रहण करता है, जिसको ही सौर ऊर्जा कहा गया है। यानी सौर ऊर्जा मतलब सूरज की प्रकाश, सूरज की प्रकाश को ग्रहण करता है। फिर इसके बाद ग्रहण करने के बाद क्या करता है कि वो क्लोरोफिल अंदर जाता है, अंदर में कुछ प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम बाद में वो उसे रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। यानी वही सूरज की प्रकाश से जो सौर ऊर्जा प्राप्त होता है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। और इस ऊर्जा से फिर क्या करता है कि इस ऊर्जा से पौधे अपने शरीर में उपस्थित जल, यानी कि इस ऊर्जा से जो पौधे के शरीर में जल मौजूद होता है उसको क्या करता है कि उस अणु को उपस्थित जल के अणु को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तोड़ने का काम करता है। यानी कि वही जब रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है वो सौर ऊर्जा, तो पौधे के शरीर में जो जल मौजूद होता है उस जल के अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तोड़ने का काम करता है। और तोड़ने के काम करता है जिसके कारण क्या होता है कि हाइड्रोजन जो होता है, जल का जो हाइड्रोजन होता है वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल करके ग्लूकोज बना लेता है C6H12O6। ये ग्लूकोज का निर्माण कर लेता है। यानी कि हाइड्रोजन, जल से हाइड्रोजन टूटता है और वो जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके ग्लूकोज बनाता है, और यही उसका भोजन है, पौधे का मुख्य भोजन है। फिर इसके बाद जबकि क्या कहता है कि ऑक्सीजन जो बचता है, हाइड्रोजन तो CO2 के साथ अभिक्रिया कर लिया, लेकिन ऑक्सीजन जो होता है वो पत्तियों के स्टोमेटा छिद्र के द्वारा पौधे के शरीर से बाहर निकल जाता है। और इस प्रकार वो पौधे जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि को पूरा कर लेता है। यानी कि इस प्रकार हम कह सकते हैं, यानी कि जब सिंपल है समझना है कि पौधे क्या करता है कि सूरज की प्रकाश से सौर ऊर्जा ग्रहण करता है और वो सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है, और फिर वो रासायनिक ऊर्जा से क्या करता है कि अब पौधे
पौधे अपने शरीर के अंदर जो मौजूद जल होता है वो जल को क्या कहता है कि जल के अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तोड़ने का काम करता है। तो जल में मौजूद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है वो हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके ग्लूकोज बना लेता है और बाकी जो ऑक्सीजन बच जाता है वो ऑस्टोमेटा के छिद्र के द्वारा बाहर निकल जाता है। कुछ नोट बातें, प्रमुख बात है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होता है वो हमेशा हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। ऐसा क्यों होता है? आखिर तना से क्यों नहीं होता है? तो इसलिए नहीं होता है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होने के लिए हमें क्लोरोफिल का होना बहुत जरूरी होता है और वो क्लोरोफिल जो होता है हरित लवक यानी पत्तियों के हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है। वही क्लोरोफिल वर्णक नामक वर्णक, ये क्लोरोफिल कहाँ होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है। इस कारण से ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हमेशा क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। दूसरा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होने के लिए हम लोगों को 4 पदार्थ की आवश्यकता होती है। पहला क्लोरोफिल, दूसरा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा जल और चौथा सूरज की प्रकाश। ये 4 चीजों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार हम जहां तक कि समझोगे कि आप लोगों को ये इसमें पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। यदि किसी को भी कुछ डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के ये मैसेज करें ताकि हम उसका सॉल्यूशन पूरी तरह से कर सकें। और वीडियो हमारा अच्छा लगे तो उसको लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।